नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास 10 की एनसीईआरटी के सिलेबस का अध्ययन करने जा रहे थे। उस सिलसिले के अंदर अपने चैप्टर 8 और 9 यानी त्रिकोणमिति के 2 पार्ट थे, वो अपन ने पूरे कर दिए। अब इसके बाद में अपन चैप्टर 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर 10 आपका कह रहा है वर्त। इस टॉपिक का नाम है वर्त। वर्त से संबंधित इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्त अपने टॉपिक का नाम दिया है, तो ये देखिए ज्यामिति के अंदर आता है आकृतियों का नाम। अब देखिए वर्त के बारे में अपन सामान्य परिचय, क्या वर्त होता है, वर्त के अंदर कौन कौन से फिगर्स होते हैं। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले वर्त क्या होता है। देखिए वर्त का मतलब यही होता है, देखिए जैसे अपन किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी से जो बिंदु पथ मिलेगा, छोटे छोटे बिंदुओं का एक बिंदु पथ मिलेगा, उसे अपन वर्त कहते हैं। तो देखिए इन सब की जो एक निश्चित दूरी होती है, इसके लिए अपन को सबसे पहले वर्त बनाना है। वर्त के बाद में देखिए इसकी जो निश्चित दूरी होती है, यहाँ से मैं देखता हूँ, ये केंद्र से इस वर्त की परिधि, ठीक है, इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं, परिधि। तो ये हो गया अपना परिधि, और इस परिधि और ये हो गया 20 वाला सेंटर, जहाँ से अपन ने वर्त की रचना की, यहाँ से इसको अपन कहते हैं केंद्र, ठीक है, वर्त का ये केंद्र है। और केंद्र से परिधि के बीच की लंबवत दूरी सबसे कम, यानी लंबवत का मतलब एकदम सीधी दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहते हैं। जैसे आर से अपन लिखते हैं, ये वर्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, देखिए केंद्र होता है वर्त का और परिधि, और केंद्र और परिधि के मध्य की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए त्रिज्या को आर से लिखते हैं। अब परिधि होती है वो वर्त की कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। अगर किसी वर्त की त्रिज्या दे रखी है तो उससे अपन परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए 2 फैक्टर साथ में आते हैं। एक आता है वर्त का व्यास, डायमीटर क्या होता है, और एक होती है वर्त की जीवा यानी कॉर्ड क्या होती है। एक सर्किल के अंदर डायमीटर और कॉर्ड क्या होता है, यानी व्यास और जीवा क्या होती है। व्यास और जीवा के अंदर अंतर क्या होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। देखिए मैं इस वर्त के अंदर 2 लाइनें बना रहा हूँ, देखने, ये वर्त हो गया। अब देखिए मैं एक इस कलर से मैंने एक लाइन बनाई। अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं दूसरा कलर का पेन यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने देखिए ये यहाँ सेंटर है, ठीक है, सेंटर से होते हुए एक लाइन बनाई, पेन वर्त के सेंटर से होते हुए एक लाइन, केंद्र से होते हुए एक लाइन बनाई, ठीक है। इसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी, इसका नाम ए डैश बी डैश। अब इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, देखिए दोनों को जीवा कह सकते हैं। जीवा का मतलब ये होता है कि वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए सर के 2 बिंदुओं पर तो ये भी प्रतिच्छेद करती है, लेकिन जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, उस जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, व्यास दूंगा, यानी ये वर्त का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ जीवा। व्यास भी एक जीवा ही होती है, लेकिन वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये हो गया जीवा, ठीक है, सर ये हो गया अपना कॉर्ड, और ये हो गया डायमीटर, ठीक है, इसे अपन डी से लिखते हैं। ये हो गया जीवा और वर्त के अंदर, जीवा और व्यास के अंदर अंतर। और एक बात यहाँ नोटिस करना आप, क्या ये व्यास होता है, इसको अपन डी से लिखते हैं, ये 2r के बराबर होता है, क्योंकि r त्रिज्या इधर भी, r त्रिज्या इधर भी, यानी व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, या त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। जैसे इसको अपन क्या लिखेंगे, 2r बराबर d, यानी 2 गुना होता है इसका, त्रिज्या 2 गुना होती है इसकी। अब देखिए इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे r बराबर d/2। ये 2 फॉर्मूले से अपन कभी अपने को क्वेश्चन के अंदर व्यास दे रखा तो उसको त्रिज्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया जीवा और व्यास में अंतर। अब होता है एक अपने चैप्टर के अंदर दिया हुआ वर्त पर स्पर्श रेखा। तो देखिए सबसे पहले उस बात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये सर्किल, इसके अंदर देखिए सर्किल के अंदर अनंत बिंदु है, छोटे छोटे देखेंगे तो अनंत बिंदु से एक सर्किल का परिधि बनती है। तो अनंत बिंदु है, तो किसी अनंत में से किसी एक बिंदु, जैसे मैं मान लूँ ये यहाँ एक बिंदु है, इस एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जो वर्त की केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे मैंने ये लाइन जनरेट की, अब देखिए वर्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है,
और बिंदु कौन से P पर। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा है AB। तो देखिए यहाँ AB को अपन क्या कहेंगे, AB को कहेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, ठीक है। और बिंदु P को क्या कहेंगे, जो वर्त का है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये बात अपन ने नॉर्मल कर ली, ठीक है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है, वर्त की परिधि को एक बिंदु को स्पर्श करके निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर वर्त स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद में दो और परिभाषा आ जाती है। एक आ जाती है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा, एक आ जाती है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मैं इसी वर्त के अंदर आपको समझा देता हूँ। देखिए एक मैंने ये लाइन बनाई इधर, इस लाइन का मैंने नाम दिया LM। ये देखिए जो LM आपकी लाइन है, ये वर्त को कुछ नहीं स्पर्श करती है। ये स्पर्श करती है इसलिए स्पर्श रेखा हो गई, लेकिन ये वर्त को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इस रेखा को अपन क्या नाम देंगे, LM रेखा है, इसको अपन नाम देंगे, क्या देंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये वर्त को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखिए एक और मैं लाइन बनाऊंगा इधर, देखिए इस सर्कल के अंदर देखिए मैंने एक ये लाइन बना दी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ PQ। ये देखिए सर्कल के अंदर दो बिंदुओं पर काट रही है, ये जीवा भी होगी, लेकिन इसे एक और नाम देते हैं, आपकी NCERT बुक में दे रखा है इसका नाम छेदक रेखा, जो वर्त को छेद करते हुए जाती है, वर्त को काटते हुए निकलती है। ये बिंदु दो बिंदुओं पर काटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, स्कैंट लाइन, ठीक है। तो इसका मैं नाम रख रहा हूँ छेदक रेखा। तो अपन ने बेसिक वर्त के अंदर क्या क्या बात की, देखिए वर्त को कैसे लिखते हैं, वर्त का केंद्र क्या होता है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, जीवा और व्यास में क्या अंतर होता है, और जीवा और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, ये बात अपन ने की। और एक सामान्य परिसीय वर्त का ये भी लिख दो कि वर्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr² होता है, जहाँ r क्या है, वर्त की त्रिज्या है, जहाँ r वर्त की त्रिज्या है, और परिधि होती है वो 2πr होती है। ये वर्त की अपन ने सामान्य बात कर ली। इसके बाद में एक अपन प्रमेय की बात करेंगे, प्रमेय 10.1। देखो प्रमेय का मतलब होता है स्टेटमेंट, कि ये हमेशा सत्य होता है, हमेशा ऐसा होता है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई करना तो वहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इस प्रमेय के आधार पर ये होता है। तो देखिए प्रमेय 10.1 आपकी सिलेबस के अंदर दे रखी है, उसका नाम है वर्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे मैं आपकी बात करूं, देखिए ये सबसे पहले जैसे इसने कहा वर्त के किसी बिंदु, मान लो ये आपका क्या है, एक वर्त है, मान लेना वर्त है, ठीक है। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मतलब जैसे मैं इस पे ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है, जो वर्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरती है, ठीक है। ये हो गया स्पर्श बिंदु। मान लो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ये AB है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या कहा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ से वर्त की परिधि का जो क्या कहते हैं, इस बिंदु पर जो होता है त्रिज्या, उसकी क्या होती है, लंब होती है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या इस पर लंब होती है। तो वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है हमेशा। ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया अपन ने, प्रमेय दिया। तो देखिए अपन ने वर्त का सामान्य परिचय पूरा कर लिया, परिभाषाएं देख ली। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यानी आपकी एक्सरसाइज की जो 10.1 है वो सामान्य परिचय के आधार पर ही प्रश्नावली, अब उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपन एक्सरसाइज 10.1 पे पहुंच गए। तो उसके पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी अपने सामान्य परिभाषा में बात की थी कि वर्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो मैंने एक और बात भी बताई थी आपको, एक वर्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं,
अनंत छोटे छोटे बिंदु होते हैं। तो देखिए एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है तो अनंत बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं कैसे भी करके इस अनंत बिंदुओं पर। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपके, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन परिधि पर बिंदु पूछे तो भी कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर देखिए कि अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, मैंने देखो यहाँ पे 4 वर्त बनाए, चारों के अंदर मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको परिभाषाओं इस खाली स्थान को समझा के बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। किसी वर्त, क्या दिया रखा है, किसी वर्त, ये अपने पास में वर्त रहा, किसी वर्त के स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये कहना चाहता है कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये स्पर्श रेखा अपने इसमें बात की, ये वर्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बिंदु। यानी किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक बिंदु पर इस प्रतिच्छेद करती है। कैसे करती है, देखिए इस चित्र के अंदर ये मैंने मान लो इसके ऊपर क्या खींच ली, एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है। ये वर्त के किसी एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है। यहाँ पे अगर स्पर्श आए फिर भी तो भी इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड क्या कह रहा है, वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मैंने दो नाम आपको बताए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उस रेखा को आप छेदक रेखा भी लिख सकते हो, उसको जीवा भी लिख सकते हो, व्यास भी लिख सकते हो। लेकिन आपकी बुक में जो परिभाषा दे रखी है उसे क्या नाम दिया है, छेदक रेखा। तो अपन क्या कहेंगे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, और किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एज अ स्कैंट लाइन, या इसे कहते हैं छेदक रेखा। इस बिंदु का मैंने नाम दिया छेदक रेखा। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये इसका सेकंड, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, देखिए एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसने खालिस्तान का क्वेश्चन दिया है। देखिए एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। देखिए समांतर का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा बनी रहे। तो देखिए मैं एक मान लो इस बिंदु पर इस रेखा को जनरेट करता हूँ, इस रेखा का नाम मैंने दिया AB डैश। अब इसके बराबर स्पर्श रेखा कहाँ आएगी, जस्ट इसके अपोजिट में इस बिंदु पर आएगी। इससे पहले कहीं स्पर्श रेखा इसके समांतर नहीं होगी, ध्यान रखना। ये इसके समांतर स्पर्श रेखा है, इसका नाम मैंने दिया AB डैश। यानी एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसकी मैं इस खाली जगह में लिख देता हूँ 2। ये तीसरा अपना क्वेश्चन हो गया। देखिए वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए इस वर्त के अंदर अपन इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचे और इसका ये उपनिष्ठ बिंदु है, जो कि एक इस स्पर्श रेखा के अंदर का भी बिंदु है और एक वर्त की परिधि का बिंदु, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उपनिष्ठ बिंदु कहते हैं। इसे अपन नाम दिया था, वो दिया था स्पर्श बिंदु दिया था। क्या दिया था, स्पर्श बिंदु। तो इसके नाम खाली जगह में लिख देना आप, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सॉल्व करने का आपने को दिया हुआ है। पहले आराम से क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा की बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त है। तो सबसे पहले देखिए ये वर्त हो गया, अपने वर्त की रचना की। उसके बाद में देखिए वर्त के बाद में क्या कहा, एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं। सबसे पहले इस बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो देखिए
इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं अपन। ये खींच लिया स्पर्श रेखा, अपन ने दे रखा है स्पर्श क्वेश्चन के अंदर पी क्यू स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 मीटर। इसका ये केंद्र दे रखा है ओ, और ओ क्यू आपको दे रखा है। ओ क्यू का मतलब इस केंद्र को इस स्पर्श रेखा से मिलाना है। ठीक है, ये हो गया ओ क्यू। ये आपको भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए ये क्या होगी? वर्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसको अपन दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? अपन एक प्रमेय जानते हैं। कौन सी प्रमेय जानते हैं? 10.1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं लिखूंगा प्रमेय 10.1 से क्या होता है। आप एक प्रमेय पूरा एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। कैसे? कि किसी स्पर्श रेखा के ऊपर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो देखिए कौन सा होगा कोण? इसको मान लेते हैं अपन बिंदु एल मान देते हैं, जैसे ओ एल क्यू। यानी प्रमेय 10.1 से कोण ओ एल क्यू होगा, वो क्या होगा? 90 डिग्री। जिससे ये त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ओ एल क्यू में समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार की स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए इस कोण को अपन 90 डिग्री कहा है प्रमेय के अनुसार। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। यानी 12 का स्क्वायर बराबर आधार एल क्यू, आधार एल क्यू। तो आधार एल क्यू कितना हो गया? देखिए आधार को अपन मान लेते हैं एल क्यू बराबर एल क्यू स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, प्लस लंब हो गया 5 का स्क्वायर। तो 12 कितना हो गया? 144। ठीक है, तो देखिए 144 और एल क्यू का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, प्लस 5 स्क्वायर यानी 25। ठीक है, अब देखिए एल क्यू देखिए एल क्यू कितना हो गया? 144 में से 25 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो गए 119। और अगर एल क्यू का मान अपन ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा 119। अब देखिए एल क्यू बराबर पी क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ये जितनी इधर है इतनी भी इधर है। यानी आंसर क्या अपन पी क्यू ज्ञात करना था वो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के और 10.1 प्रमेय के आधार पर इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी सिद्धक रेखा हो। तो देखिए मैंने एक वृत्त खींच लिया, आप भी खींच लो एक बार। उसने कहा दी गई रेखा के समांतर मान लो ये दी गई रेखा है। ठीक है, इसमें से एक स्पर्श रेखा हो तो इसके समांतर स्पर्श रेखा क्या होगी? जैसे इसके समांतर स्पर्श रेखा करने के लिए ये हो गई इसके समांतर स्पर्श रेखा। और क्या कहा इसने? उसमें से दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा मतलब दो बिंदुओं पर काटना, ये हो गई छेदक रेखा। तीनों रेखा आपस में कैसी है? समांतर। जैसा कहा वैसा कर दीजिए, यही कहा आपको चित्र बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज 10.1 है, वो अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन कुछ प्रमेय पढ़ेंगे और इस प्रकार अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद वीडियो बने रहने के लिए। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे इस क्लास को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में।